नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हिंदी शिक्षण विधियां से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको देखना चाहिए वीडियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि जो आज का वीडियो है वो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो ही आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मेथड शब्द किस भाषा से लिया गया है। यहाँ पर देखिए जो मेथड शब्द है इसके बारे में आपको बताना है कि ये किस भाषा से लिया गया है। यहाँ पर देखिए मेथड लिखा हुआ है, यानी कि इसको हिंदी में हम कहेंगे विधि। विधि अंग्रेजी भाषा के मेथड शब्द का पर्याय होता है। अब आपको बताना है कि यहाँ जो शब्द हैं ये किस भाषा से लिया गया है, जर्मन, फ्रेंच, चीनी या फिर लैटिन। तो याद रखिएगा ये जो शब्द हैं ये लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मोड़, माध्यम या फिर कह सकते हैं रास्ता। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ वाला होगा। चलिए, प्रयोजना विधि के प्रवर्तक माना गया है, किसे माना गया है, किलपैट्रिक को, जॉन डीवी को, डेजी मोरविन को या फिर सभी को। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता होगा, कहीं ना कहीं कोई किलपैट्रिक लगा के आता होगा, कोई जॉन डीवी लगा के आता होगा। यहाँ पर देखिए आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में जाऊँगा। यहाँ पर यदि पूछे एग्जाम में कि प्रयोजना विधि के प्रवर्तक किसे माना गया है तो वो हेनरी किलपैट्रिक को माना गया है। यदि एग्जाम में पूछे कि प्रयोजना विधि के जनक किसे माना गया है तो वो जॉन डीवी को माना गया है। याद रखिएगा जॉन डीवी के शिष्य कौन थे, किलपैट्रिक। इन्होंने प्रयोजना विधि का निर्माण किया था और संचालन किसने किया था, या फिर कह सकते हैं कि डीवी के विचारों को किलपैट्रिक ने सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप प्रदान किया था। यदि जनक के बारे में पूछे तो जॉन डीवी हमारा राइट आंसर होगा और प्रवर्तक के बारे में पूछे तो हेनरी किलपैट्रिक हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो किलपैट्रिक थे ये जॉन डीवी के शिष्य थे। जॉन डीवी ने निर्माण किया था प्रयोजना विधि का और उसका संचालन किया था हेनरी किलपैट्रिक ने। एक और प्रश्न पूछा जाता है, जो प्रयोजना विधि है इसका उदय कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा इसका उदय अमेरिका में हुआ था। ये सभी आपको ध्यान में रखना है। और जो जॉन डीवी ने जोर किस पर दिया था, यदि एग्जाम में पूछे कि जो प्रयोजना विधि है इसमें जॉन डीवी ने किस पर जोर दिया था, तो इन्होंने करके सीखने पर जोर दिया था। इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। चलिए, प्रयोजना विधि की विशेषता है। यहाँ पर देखिए प्रयोजना विधि की विशेषता के बारे में पूछा। अभी मैंने आपको बताया कि प्रयोजना विधि के जनक कौन है, प्रवर्तक कौन है। अब आपको यहाँ पर विशेषता के बारे में ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्रयोजना विधि की विशेषता के बारे में पूछा है, तो राइट आंसर होगा कि यह विधि करके सीखने पर बल देती है। इस विधि में व्यवहारिकता को बल मिलता है और यहाँ बालकों के मानसिक विकास में सहायक होती है। कौन सी, प्रयोजना विधि। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है चौथा, प्रयोजना विधि के प्रकार। यहाँ पर देखिए प्रयोजना विधि के कितने प्रकार बताए हैं, 4, 2, 6 या फिर 9। तो याद रखिएगा प्रयोजना विधि के जो प्रकार हैं वो कितने होंगे, 4 होंगे। अब बात आती है कौन कौन से, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पहला है समस्यात्मक प्रयोजना, दूसरा है कलात्मक या फिर इसे आनंददात्मक प्रयोजना भी कहते हैं, तीसरा है अभ्यासात्मक प्रयोजना और चौथा है रचनात्मक प्रयोजना। ये 4 प्रकार की प्रयोजना होती हैं, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1910 में, 1900 में, 1915 में या फिर 1920 में। तो याद रखिएगा जो प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था वो 1900 में किया था। अब बात आती है किसके द्वारा किया गया, तो ये रिचर्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, ये रिचर्ड के द्वारा किया गया था सर्वप्रथम प्रयोग प्रोजेक्ट शब्द का। तो याद रखिएगा यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। कब किया गया था, तो 1900 में किया गया था। चलिए, प्रयोजना विधि के सोपान है। यहाँ पर देखिए अब आपको प्रयोजना विधि के सोपान बताना है, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 6 सोपान बताए गए हैं। कितने सोपान बताए हैं प्रयोजना विधि के, यहाँ पर देखिए 5 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प यानी कि 4 यहाँ पर सोपान दिए गए हैं, कुल 6 हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इन चारों विकल्पों को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर प्रयोजना विधि के जो सोपान है उसमें परिस्थिति का निर्माण भी आता है, योजना का चयन भी होता है, योजना निर्माण भी होती है और योजना का क्रियान्वयन भी होता है। साथ में जो 2 सोपान छूट गए हैं उनको भी आप सुन लीजिए, मूल्यांकन का निर्माण और कार्य का लेखा जोखा रखना। ये 6 सोपान बताए गए हैं प्रयोजना विधि के। तो इन 6 सोपानों को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा उपरोक्त सभी होगा। चलिए,
पर्यवेक्षित अध्ययन विधि को कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के बारे में बताना है कि इसको क्या कहा जाता है। सामाजिकृत अभिव्यक्ति कहा जाता है, संज्ञात्मक अभिव्यक्ति कहा जाता है, विचारों की अभिव्यक्ति कहा जाता है, या फिर ये सभी। तो ध्यान दीजिएगा, जो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि को कहा जाता है वो सामाजिकृत अभिव्यक्ति कहा जाता है। अब बताते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। पर्यवेक्षित अध्ययन का अर्थ होता है शिक्षक के निर्देशन या फिर पर्यवेक्षण में विद्यार्थियों द्वारा किए जाने वाला अध्ययन या फिर स्वाध्याय। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसको क्या कहा जाता है, तो इसको सामाजिकृत अभिव्यक्ति कहा जाता है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि को। अब आपको बताना है 8वें प्रश्न में कि इसके प्रवर्तक कौन है, जन्मदाता कौन है पर्यवेक्षित विधि के। तो यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प हैं, जॉन डीवी, डेजी मोरविन, किलपैट्रिक या फिर फ्रोबेल। तो याद रखिएगा, जो पर्यवेक्षित विधि के जन्मदाता माने जाते हैं वो डेजी मोरविन माने जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी वाला होगा। चलिए, खेल विधि। खेल विधि के बारे में तो आपको सभी को पता होगा कि इनके जन्मदाता या फिर इसके प्रवर्तक कौन है। फ्रोबेल है, किंडर है, कोल्डवेल कुक है या फिर गार्टन है। तो याद रखिएगा, खेल विधि के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कोल्डवेल कुक। कोल्डवेल कुक खेल विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। चलिए, 10वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलोसफी ऑफ प्ले किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। यहाँ पर देखिए, पुस्तक के बारे में पूछा गया है कि जो फिलोसफी ऑफ प्ले पुस्तक है ये किसने के द्वारा लिखी गई है, किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ड्यूलिक की है, गॉर्टन की है, फ्रोबेल की है या फिर कोल्डवेल कुक की है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ड्यूलिक। याद रखिएगा, फिलोसफी ऑफ प्ले जो पुस्तक है, जो प्रसिद्ध पुस्तक है, ये ड्यूलिक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इन्होंने परिभाषित किया हुआ है खेल को। इनकी पुस्तक में क्या कहा है इन्होंने, तो इनका कहना है कि जो कार्य अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेले। याद रखिएगा, खेल को परिभाषित करते हुए ड्यूलिक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फिलोसफी ऑफ प्ले में लिखा है कि जो कार्य अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेले। किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये ड्यूलिक के द्वारा लिखा गया है। कौन सी पुस्तक में, फिलोसफी ऑफ प्ले वाली पुस्तक में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न, पढ़ना सिखाने के लिए साहचर्य प्रणाली का निर्माण किसने किया। यहाँ पर देखिए, साहचर्य प्रणाली का निर्माण के बारे में पूछा गया है, किसने किया है। फ्रोबेल ने किया है, मोंटेसरी ने किया है, जॉन डीवी ने किया है या फिर मेंजिल ने किया है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो बी वाला होगा, यानी कि मोंटेसरी। याद रखिएगा, पढ़ना सिखाने के लिए साहचर्य प्रणाली का जो निर्माण किया है वो मोंटेसरी द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 भाषाई कौशल होते हैं। इसको आपको क्रमवार भी याद रखना है। पहले सुनना होगा, फिर बोलना होगा, फिर पढ़ना होगा और फिर लिखना होगा। यानी कि जो बच्चा होगा वो पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ना सीखेगा और फिर लिखना सीखेगा। तो ये 4 भाषाई कौशल होते हैं। इसी के आधार पर जो उद्देश्य होता है बालक का, वो अपना उद्देश्य इन 4 कौशलों के माध्यम से ही करता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो यहाँ पर 12वें प्रश्न में पूछा गया है कि वह विधि जिसका प्रयोग 4 भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है वह विधि कौन सी है। दूरस्थ विधि है, द्विभाषी विधि है, अनुकरण विधि है या फिर सूत्र विधि है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वह विधि अनुकरण विधि होगी। याद रखिएगा, अनुकरण विधि जिसका प्रयोग 4 भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही होगा। अशुद्ध उच्चारण का कारण, यहाँ पर देखिए, अशुद्ध उच्चारण का कारण पूछा गया है। प्रयत्न लगाव है, वागेंद्रियों में विकार है, अक्षर ज्ञान है या फिर सामाजिक प्रभाव है। तो यहाँ पर अशुद्ध उच्चारण का कारण पूछा गया है। तो राइट आंसर हमारा वागेंद्रियों में विकार होगा। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, सूक्ष्म शिक्षण की जो पाठ योजना होती है या फिर जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि होती है 36 मिनट की, वो किस प्रकार होती है। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक चक्र के माध्यम से आपको समझाऊंगा, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर पाठ योजना लिखा हुआ है। पाठ योजना किस प्रकार से चक्र चलेगा, 36 मिनट का चक्र चलेगा। सबसे पहले यहाँ पर शिक्षण दिया जाता है। क्या दिया जाएगा, शिक्षण। शिक्षण कितने मिनट का होता है, 6 मिनट का। जब शिक्षण दिया जाता है उसके बाद उसकी प्रतिपुष्टि होती है कि कितना सीखा, आपके द्वारा कितना सीखा। तो यहाँ पर वो कितने मिनट का होता है, तो वो भी 6 मिनट का होता है। उसके बाद फिर
पुनः योजना बनाई जाती है, और जो पुनः योजना बनाई जाती है वो 12 मिनट का अंतराल होता है। कितने मिनट का होगा? ये 12 मिनट का होगा। उसके बाद पुनः शिक्षण दिया जाएगा, वो जो पुनः शिक्षण देगा वो 6 मिनट का होगा। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर क्या होगा? पुनः प्रतिपुष्टि होगी, वो 6 मिनट की होगी। तो यहाँ पर देखिए जो चक्र चला ये कितने मिनट का चला? 36 मिनट का चला। 6 और 6 12, 12 और 12 कितने होते हैं? 24 होते हैं, और 6 जोड़ेंगे 12 तो कितने होंगे? 36 हो जाएंगे। यानी टोटल सूक्ष्म शिक्षण चक्र की जो अवधि होगी वो 36 मिनट की होगी। क्या इसमें होगा उसके बारे में भी आपको मैं बता चुका हूँ। चलिए, श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। यदि आप श्रुत लेखन विधि को अच्छे से जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं, तो आप चारों विकल्पों को देखकर ही आंसर लगा सकते हैं। श्रुत लेखन विधि किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए, यदि आप अच्छे से गौर से पढ़ेंगे, श्रुत लेखन यानी कि सुनकर लिखे हुए लेख या फिर सुनकर लिखे हुए वाक्य को श्रुत लेखन कहते हैं। इसमें अध्यापक या कोई छात्र बोलता है एवं अन्य छात्र उसे लिखते हैं। जब कोई छात्र बोलता है उसे लिखते हैं तो क्या होता है? एकाग्रचित्ता का विकास होता है, लेखन गति का विकास होता है, और शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास होता है, ना कि वाचन गति का। तो यहाँ पर हमारा देखिए पूछा क्या गया है? श्रुत लेखन विधि का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो वाचन गति का विकास नहीं होगा श्रुत लेखन विधि में। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? 4th वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है हर्बट उपागम के पद। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, हर्बट उपागम के पद पूछे या फिर हर्बट की जो पंचपदी प्रणाली है उसके सोपान पूछे, बात एक ही है। याद रखिएगा, यदि हर्बट उपागम के पद पूछे तो भी 5 ही है, और हर्बट की जो पंचपदी प्रणाली के सोपान है वो भी 5 ही होंगे, बात एक ही है। अब बात करते हैं कौन से 5 पद बताए हैं या फिर 5 सोपान बताए हैं। तो पहला प्रस्तावना बताया है, दूसरा प्रस्तुतिकरण बताया है, तीसरा तुलना व सहयोग बताया है, चौथा इन्होंने सामान्यीकरण बताया है, और 5वां प्रयोग बताया है। देखिए यहाँ पर सभी को आपको क्रम वाइज याद करना है, कभी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए, 17वां प्रश्न है गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है। देखिए यहाँ पर गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि के बारे में पूछा गया है। इन चारों विकल्पों में से कौन सी होगी? तो यहाँ पर उद्बोधन विधि होगी। याद रखिएगा, जो उद्बोधन विधि है ये गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? यहाँ पर देखिए इकाई का संप्रत्यय पूछा गया है शिक्षण में, ये किसकी देन है? हर्बट की है, जॉन डीवी की है, ब्लूम की है, या फिर मॉरिसन की है? तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मॉरिसन की देन है। शिक्षण में इकाई का जो संप्रत्यय की देन है या फिर संप्रत्यय किसकी देन है? तो ये मॉरिसन की देन है। चलिए, भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप। यहाँ पर देखिए लिखित अभिव्यक्त रूप पूछा गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि भाषाई कौशल के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। प्रश्न में पूछा गया है लिखित अभिव्यक्त रूप। यहाँ पर देखिए लिखित अभिव्यक्त रूप यानी कि लिखित का मतलब क्या होता है? लिखना, और लिखना ही लिखित अभिव्यक्त रूप होता है भाषाई कौशल का। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। सरल सा प्रश्न था, चारों विकल्पों को पढ़ते ही आप यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 20वां प्रश्न है हमारा, रंगमंच अभिनय विधि है, गद्य की है, पद्य की है, नाटक की है, या फिर इन सभी की है? तो यहाँ पर देखिए रंगमंच पूछा गया है। रंगमंच अभिनय विधि क्या है, किसकी है? तो ये नाटक की। याद रखिएगा, जो रंगमंच अभिनय विधि होगी वो नाटक की होगी। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। यहाँ पर देखिए उपभेद पूछा गया है उद्बोधन विधि का। दृश्य विधान है, अभिनय है, कहानी है, या फिर अनुवाद है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा, जो उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है वो अनुवाद नहीं है। दृश्य विधान, अभिनय और कहानी, ये तीनों ही उद्बोधन विधि के उपभेद होते हैं। अनुवाद उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी वाला होगा। चलिए, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती? यहाँ पर देखिए व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से वो कौन सी विधि है जिसमें नहीं दी जाती? भाषा संसर्ग विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि है, या फिर पाठ्य पुस्तक विधि है? तो याद रखिएगा, वो भाषा संसर्ग विधि है जिसमें व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए,
एक अच्छे मूल्यांकन के बारे में पूछा गया है कि एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है, वेधता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता या फिर व्यापकता। सरल सा प्रश्न है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि ये आत्मनिष्ठता है। आत्मनिष्ठता एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं होती है। वेधता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता ये तीनों ही एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता मानी गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। यहाँ कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है। यहाँ पर आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से वो कौन सी विधि है जिसमें मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वो परोक्ष विधि। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट विधि है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परोक्ष विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, फोर्थ वाला होगा। चलिए, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं। यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। रचना शिक्षण की विधि के बारे में पूछा गया है, कौन सी नहीं है। भाषा संसर्ग विधि, प्रवचन विधि, निर्देशन विधि या फिर प्रश्नोत्तर विधि। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा ये भाषा संसर्ग विधि है। याद रखिएगा जो भाषा संसर्ग विधि है ये रचना शिक्षण की विधि के अंतर्गत नहीं आती है। प्रवचन विधि, निर्देशन विधि और प्रश्नोत्तर विधि ये तीनों ही रचना शिक्षण की विधि के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, निम्न में से हरबटी विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य। यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हरबटी विधि के बारे में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर इन चारों विकल्पों के माध्यम से कौन सा कथन असत्य है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला विकल्प है कि इस विधि के प्रवर्तक हर्बट है, बिल्कुल सही है। इस विधि में 5 सोपानों का अनुसरण किया गया है। तो यहाँ पर जो बी वाला विकल्प है ये भी सही है, 5 सोपानों का ही अनुकरण किया गया है। यहाँ विधि स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तीसरा वाला विकल्प भी हमारा सही है। चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में थोड़ा त्रुटि हुई है। जो चौथा विकल्प है वो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पर उपरोक्त सभी की जगह क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही होगा। इन्हें तीनों विकल्प सत्य है ना कि असत्य। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला होगा। चलिए, निगमन विधि का सिद्धांत है विशेष से विशेष की ओर है, सामान्य से विशेष की ओर है, विशेष से सामान्य की ओर है या फिर सामान्य से सामान्य की ओर। यहाँ पर देखिए निगमन विधि के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा सामान्य से विशेष। जो निगमन विधि का सिद्धांत होता है वो सामान्य से विशेष की ओर होता है। अगला प्रश्न, विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है। क्या होता है, शब्द से वर्ण होता है, वर्ण से शब्द होता है, शब्द से वाक्य होता है या फिर वाक्य से पैराग्राफ होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा जो विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है वो शब्द से वर्ण होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए, इकाई विधि के किस सोपान में गृह कार्य प्रदान किया जाता है, प्रथम, तृतीय, षष्ठम या फिर चतुर्थ। तो याद रखिएगा ये चतुर्थ सोपान होता है जिसमें गृह कार्य प्रदान किया जाता है इकाई विधि में। वैसे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो इकाई विधि है इसके प्रवर्तक कौन है, इसके प्रवर्तक मॉरिसन है। यदि एग्जाम में पूछे कि यहाँ किस सिद्धांत पर कार्य करती है इकाई विधि, तो ये समानता के सिद्धांत पर कार्य करती है। याद रखिएगा जो इकाई विधि है ये समानता के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये किस ओर कार्य करती है, तो ये पूर्ण से अंश की ओर कार्य करती है इकाई विधि। और इसमें किसका ध्यान रखा जाता है, तो इसमें जो इकाई विधि है इसमें संपूर्ण विषय वस्तु का ध्यान रखा जाता है। याद रखिएगा 3 बातों का विशेषकर ध्यान रखिएगा। ये पूर्ण से अंश की ओर कार्य करती है, समानता के सिद्धांत पर कार्य करती है और इस विधि में संपूर्ण विषय वस्तु को ध्यान में रखा जाता है। किसमें, इकाई विधि में। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यवसाध्य मानी जाती है। सैनिक विधि है, भाषा शिक्षण यंत्र विधि है, अभिक्रमिक अनुदेशन विधि है या फिर अनुकरण विधि है। याद रखिएगा जो अपेक्षाकृत व्यवसाध्य मानी जाती है वो भाषा शिक्षण यंत्र विधि है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। तो यहीं पर आज के हमारे जो 30 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।